हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इतिहास के अंदर आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास को मेनली 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। मतलब भारत की इतिहास हम लोग देखेंगे तो आधुनिक भारत के बारे में हम लोग बात करेंगे। आधुनिक मतलब है, आधुनिक नाम से ही आधुनिक का मतलब है कि नए विचारों का मन में या फिर नए विचारों का उदय होना, तार्किक शक्ति जो एक लॉजिक है वो डेवलप होना, किसी भी चीज़ में एक क्वेश्चन मार्क होना कि ये सही है या गलत है, या फिर ये क्यों हुआ, या फिर ये क्या सही है क्या नहीं है। जैसे कि पहले पर्दा पड़ता था, उसके बाद फिर ये हटा के फिर हट गया, फिर उसकी जगह पे आधुनिक मतलब सोच आया, नई सोच के साथ। तो इसे हम लोग आधुनिक भारत, जैसे आधुनिक में बहुत सारे समाज सुधारक हुए, नए नए कानून लगे, तो ये सब चीज़ का एक नया उदय हुआ। तो हम लोग आधुनिक भारत में, हम लोग आधुनिक भारत वहाँ से कहा जाता है कि जहाँ भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। तो भारत में जो यूरोप की कंपनी है, जैसे कि पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज है, फिर फ्रांस है, इन्होंने जो आया तो इन लोगों का आने का क्रम, जो कंपनियों का आने का क्रम है भारत में, वो हम लोग देखेंगे और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो भारत आया वो आपका पुर्तगाली आया 1498 ईस्वी में। जो वास्को डी गामा जो एक समुद्री मार्ग होते हुए निकला था किसी और मकसद से, लेकिन वो भारत के केरल के कालीकट जगह है यहाँ पे पहुंचा। तो वहाँ से कहा जाता है कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं है। खोज मतलब क्या कि कोई वस्तु तो है नहीं कि इसका खोज किया, बस एक मतलब कहने का है, या फिर एक बात चल गई अब तक, वो इसीलिए माना जाता है, लेकिन खोज नहीं कह सकते हैं। मतलब एक भारत पहले से भी था, इसका व्यापार अन्य देशों के साथ पहले भी होता था। तो वास्को डी गामा ने आया, लेकिन यहाँ भारत से मसाला लेकर वो स्वदेश लौटा, तो इसे मतलब वहाँ जाके जब बेचा तो 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया। तो फिर ये उसके बाद कोई और व्यापारी वहाँ से आया, फिर वो वास्को डी गामा पुनः आया, तो एक मतलब आना जाना हो गया। तो यहाँ आता था, जैसे कि आपका ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका के समुद्री तट से होते हुए यहाँ पे आता था। इसे केप ऑफ गुड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 ईस्वी में, उसके बाद डच आया 1595 ईस्वी में, फिर आया आपका अंग्रेज 1600 ईस्वी में, फिर फ्रेंच आया 1664 ईस्वी में। लेकिन कंपनी की स्थापना, पुर्तगाली की कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई, लेकिन भारत में उसका जो फैक्ट्री लगा वो कोचिन में पहला फैक्ट्री लगा 1503 में। अंग्रेज का अपना कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। डच हमारे यहाँ पहले आया, लेकिन कंपनी की स्थापना डच से पहले अंग्रेज का हुआ 1600 ईस्वी में। इन्होंने पहला फैक्ट्री भारत में सूरत में लगाया 1608 ईस्वी में। डच अंग्रेज के बाद इसका डच का कंपनी का स्थापना हुआ, जो 1602 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इसका पहला फैक्ट्री लगा 1605 ईस्वी में। फिर इसके बाद आया आपका फ्रांसीसी, जिसका कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ, और 1664 में ही सूरत में अपना पहला फैक्ट्री लगाया। 1498 में अपना कंपनी का स्थापना हुई, 1503 ईस्वी में, मतलब 5 साल के बाद भारत में स्थापना उसका एक फैक्ट्री हुआ। अंग्रेज 1600 में अपना कंपनी स्थापना हुआ, लेकिन ये 8 साल बाद भारत में फैक्ट्री लगाया सूरत में। डच 1602 में हुआ, लेकिन ये 3 साल बाद ये भारत में अपना फैक्ट्री लगाया। और फ्रांसीसी 1664 में हुआ, लेकिन सूरत में 1664 में ही अपना फैक्ट्री लगाया। तो ये एक अलग टेबल है, इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। क्वेश्चन इस तक घुमा के पूछता है, तो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके बताइएगा। भारत में सीरियल वाइज डच पहले आया या अंग्रेज पहले आया? आया डच, पहले आया पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, तब आपका फ्रांसीसी। और कंपनी का स्थापना में पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, तब जाके फ्रांसीसी।
इसके बाद अब हम लोग देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुर्तगाली। पुर्तगाली जो भारत आया और इसके जो मतलब एक एक करके वायसराय लोग आए, गवर्नर लोग आए, फिर किन्होंने क्या काम किया, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग पुर्तगाली देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डच देखेंगे। भारत में जिस क्रम में आया उसको एक एक करके देखेंगे। हम लोग सबसे पहले देखेंगे पुर्तगाली के बारे में। पुर्तगाली में पहले दो नाम आता है। पहला देखते हैं हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने भौगोलिक खोज का कार्य जो है ये आसान किया। और फिर 1487 ईस्वी में, कब 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज इन्होंने केप ऑफ गुड होप का खोज किया। मतलब केप ऑफ गुड होप क्या है कि जैसे यूरोप जो आते थे, आपका यहाँ से ये आपका अफ्रीका था और यहाँ से हम लोग का ये भारत, तो ये इधर से आया, इसके केप ऑफ गुड होते हुए यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये जो एक खोज हुआ तो इसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं। तो ये एक रास्ता का नाम है ये, और इसे बार्थोलोम्यू डियाज जो है इसे इसका नाम तूफान यांत्रिक का नाम दिया। अब हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले जो है पुर्तगाली में आया वास्को डी गामा मई 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले पुर्तगाली का वो आया आपका भारत। और भारत के ये कालीकट पहुंचा। कालीकट में एक जगह है कप्पक डाबू स्थान, वहां पे पहुंचा। एक व्यापारी है अब्दुल मजीद, इसके सहायता से ये कालीकट पहुंचा। तो वहां का जो एक शासक था, जो पैतृक उपाधि शासक जो है उसका नाम है जमेरिन, ये वहां का शासक था। इन्होंने उसका भव्य स्वागत किया, बहुत जोर शोर से स्वागत किया। और ये क्या किया कि मसाले का व्यापारी को लेके आया था। मतलब यहाँ से मसाला खरीदा और फिर वो अपने स्वदेश लौट के वहाँ बेचा। तो वहाँ जो बेचा तो यह आपका व्यापार के उद्देश्य से आया था। लेकिन वहाँ जो अरब व्यापारी है और ये कोरोमंडल तट के जो चट्टियार समुदाय है और चूलिया मुसलमान, इन लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उसका एक प्रतिद्वंदी आ रहा था। इन लोगों का व्यापारी में एक कंपटीशन बढ़ जाता, इसलिए इन लोगों ने विरोध किया। जब ये वास्को डी गामा यहाँ से मसाला ले जाकर स्वदेश लौटा, वहाँ बेचा, तो इसका जो खर्च है, वस्तु का कुल खर्च से ये 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। तो वहाँ जब ये मैसेज पहुंचा, मतलब वहाँ जब ये बात फैला अपने वहाँ पे, तो वहाँ के जो व्यापारी लोग हैं एक तिलमिला गए। मतलब ऐसा लग रहा है कि लॉटरी लग गई, 60 गुना बेनिफिट होना तो एक आश्चर्य वाली बात है। तो फिर क्या हुआ कि पेट्रा अल्वारोज केब्राल ने 13 जहाजों का एक बेड़ी लेकर वो भारत आया 1500 ईस्वी में। 1498 में वास्को डी गामा आया और 1500 ईस्वी में केब्राल जो है वो जहाज के बेड़ों के साथ भारत आया और कालीकट में एक फैक्ट्री लगाई। ठीक है, और फिर ये अरबी जहाज को छीनकर वो जमेरिन को उपहार के तौर पे दे दिया। जमेरिन खुश हो गया और फिर कह रहा है कि जो केब्राल है ये आपका पूर्वी जगत में, जो आपका एशिया है और मध्य यूरोप के बीच में मध्य में एक मतलब व्यापार संबंध जो है स्थापित करना चाह रहा था। और ये संपूर्ण व्यापार में अपना एक अधिकार ये निश्चय करने का सोचा था। फिर इसके बाद आता है एक अल्बुकर्क 1505 ईस्वी में। अल्बुकर्क आता है 1505 ईस्वी में, एक छोटा सा जहाजी बेड़ा का एक नायक बनकर, कुछ ही जहाजों का एक बेड़ा है उसका एक नायक बनकर अल्बुकर्क आता है। और ये कोचीन को पुर्तगाली का मुख्यालय बनाता है। और पुर्तगाली का जो शक्ति का नींव डाला जाता है उसे ये कहा जाता है किसको, अल्बुकर्क को, जो पुर्तगाली शक्ति का एक ये नींव डाल दिया। तो कोचीन जो है आपका 1503 में पुर्तगाली का मुख्यालय बना। पहली बात है
कि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि पुर्तगाली का पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, तो आपका कोचिन में। कब? 1503 में। यहाँ पे आपका आया था जो केब्राल, वो एक फैक्ट्री लगाई थी कालीकट में, लेकिन ये मतलब उतना आधिकारिक तौर पे नहीं था, लेकिन ये आपका जो है कोचिन में है। ये आपका ऑप्शन में आएगा और यही आपका सही आंसर होगा। इसके बाद आता है फ्रांसिसो दी अल्मेड़ा। फ्रांसिसो दी अल्मेड़ा 1505 में आता है। 1505 में आता है तो ये पहला वायसराय या गवर्नर बनकर आता है पुर्तगाल का, और ये ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाता है। मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब एक समुद्री एरिया में, मतलब इसका कोई मतलब एक शांति के रूप में, लेकिन समुद्री मार्ग में ये अपना अधिकार जमा रहा है। और फिर ये बहुत प्रयास किया अपना अधिकार जमाने का। और फिर अजीनिवा बेसिन कीवा कोचिन, अजीनिवा बेसिन कीवा कोचिन में ये किले का निर्माण किया। एक बात जान लीजिए, फैक्ट्री हो या फिर किले का निर्माण हो, या फिर अगर आप कहे तो एक और वर्ड आता है फैक्ट्री, किले का निर्माण, ये सब एक ही बात है। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि सारी मशीनरी ला के वहाँ पे एक सेटअप कर लिया। फैक्ट्री मतलब वहाँ के वो एक अपना स्थान बनाया, अब वहाँ से अपने नेटवर्क को बढ़ाएगा, रहने से लेके अपना व्यापार मंडल तक जो है उसे एक फैक्ट्री या फिर किला भी कहा जाता है। तो आपका फिर ये मिस्र, तुर्की और गुजरात का जो संयुक्त शासक था, उसके साथ ये फ्रांसिस्को अल्मेड़ा संघर्ष करने लगा। मिस्र, तुर्की और गुजरात, ये तीनों का संयुक्त के साथ। लेकिन ये 1508 ईस्वी में इसका प्रथम युद्ध होता है। क्या युद्ध का नाम है? चोल का युद्ध, जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा हार जाता है। और उसी युद्ध में वो अपना बेटा जिसका नाम है अल्मेदा, वो मारा जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा 1508 ईस्वी में चोल का युद्ध होता है, और वो लोग तीन मतलब शासक है, मिस्र है आपका, फिर तुर्की है और गुजरात है। तीनों का शासक का संयुक्त रूप से संघर्ष किया, हारना तय था, लेकिन उसका बेटा अल्मेदा उसमें मारा गया। लेकिन नेक्स्ट ईयर, एक ही साल बाद, फिर उन्होंने युद्ध किया, लेकिन वो तीनों को वो अकेले पराजित कर दिया, और पराजित कर ये हरमुजा पर अधिकार कर दिया। हरमुजा पर ये अधिकार कर लिया। इसके बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यहाँ पे था अल्बुकर्क, 1503 में आया, कोचिन में पुर्तगाली का केंद्र बनाया। लेकिन अब आता है 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि एक सेकंड गवर्नर बनकर आता है। पहला गवर्नर कौन है? फ्रांसिसो डी अल्मेड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड गवर्नर कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये साम्राज्यवाद की नीति आरंभ किया, और ये बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा जीत लिया। बीजापुर के शासक जो आदिल शाह है, उससे ये गोवा जीत लिया। ये सेकंड गवर्नर बन के आया। तो इसके बाद जो भी आया, ये लोग गवर्नर ही बन के आया। पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा था, उससे पहले ये लोग गवर्नर नहीं था। और यहाँ के बाद जो पहला गवर्नर था, उसके बाद से जो भी आया, ये गवर्नर ही बनकर आया, उससे नीचे क्या आएगा। फिर ये बीजापुर के शासक से जब आदिल शाह से गोवा जीत लिया, फिर वहाँ पे क्या स्थानीय स्त्रियों से विवाह पर जोर लगाया। मतलब जो भी उनके वर्कर थे, एम्प्लॉय थे या उनके लोग थे पुर्तगाली, उन लोगों को ये प्रोत्साहन करता था कि यहाँ के स्थानीय स्त्रियों से शादी कर लो। मुस्लिमों के प्रति ये कठोरतापूर्ण व्यवहार करता था, और सती प्रथा पर पाबंदी लगाया। कहाँ पे? जहाँ पे आपका पुर्तगाली का जो क्षेत्र था, उसी जगह पे ये सती प्रथा पर रोक लगाया। लेकिन एक बात है, सती प्रथा पर रोक अंग्रेजों ने लगाया था, लेकिन इनका एक अलग मकसद था, एक पॉजिटिविटी था। लेकिन ये लोग पुर्तगाली लोग जो सती प्रथा पर रोक लगाया कि पति मर गया तो पत्नी को भी जला दिया जाता था, इसीलिए रोक लगा दिया था कि ये उस स्त्री का ये भोग कर सके। उसके बाद है आपका वास्तविक संस्थापक, इसे ही कहा जाता था। किसे? अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। लेकिन जो आपका नींव डाला गया, किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क को। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक शासक कहा जाता है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। अब है आपका मलक्का 1511 में जीता, हरमुज जनसंधि 1515 में जीता, दमन ये सब जगह जो है ये जीता।
1515 में गोवा में इसका मृत्यु हो जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का 1515 में गोवा में मृत्यु हो जाता है और गोवा में ही इसे दफना दिया जाता है। अब आ जाता है आपका नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा क्या है कि इसका मुख्यालय अब गोवा में बना रहा है। इससे पहले कोचिन था। कोचिन किसने बनाया था? कोचिन अल्बुकर्क ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये अब गोवा बनाया नीनो डी कुन्हा ने। पुर्तगाली का मुख्यालय गोवा। सतगांव, हुगली, चटगांव, सेंट थोमे द्वीप, बेसिन, ये सब जगह इन्होंने जीता नीनो डी कुन्हा ने। गुजरात के शासक बहादुर शाह, गुजरात के शासक उस वक्त बहादुर शाह था, जो उसके साथ संबंध 2 चरणों में दिखाई देता है। पहला चरण कि जब तुर्की से सुलेमान रईस के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा आता है और वो जहाजी बेड़ा पुर्तगाली को हराता है। लेकिन उसी समय गुजरात में वहाँ का शासक रहता है बहादुर शाह, लेकिन वहाँ पे हुमायूं का आक्रमण होता था। हुमायूं का जब आक्रमण हुआ तो वहाँ पे डर से ये बहादुर शाह पुर्तगालियों से संधि कर लिया और संधि के तौर पे बेसिन जो है वो पुर्तगाली को दे दिया और द्वीप में किलेबंदी की अनुमति दे दी। संधि में ये शर्त रखा पुर्तगाली, तो उसमें बेसिन मिला उसको और द्वीप में किलेबंदी की अनुमति मिल गई। फिर दूसरे टर्म में दूसरा रिश्ता कहता है कि जब हुमायूं की वापसी हुआ गुजरात से, तो सुलेमान पाशा के नेतृत्व में फिर एक जहाजी बेड़ा आता है। लेकिन उस वक्त नीनो डी कुन्हा जब आपसे में मतलब बात कर रहा था आदिल शाह से, तो वहाँ पे बातों के बीच में एक झड़प हुई तो आदिल शाह वहाँ से मतलब समुद्र में गिरा, तो वो डूब के वहाँ उसकी मौत हो जाती है। लेकिन द्वीप बंदरगाह का जो कैप्टन था मैनुअल डिसोजा, उसी झड़प में वो मारा जाता है। कौन? मैनुअल डिसोजा, द्वीप बंदरगाह के कैप्टन। अब है आपका जुआ दी कास्त्रो, इसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा के बाद। ये गोवा के सभी मंदिरों को ध्वस्त कर देता है। 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय बनाता है, स्थापित करता है। ऑप्शन आ सकता, क्वेश्चन आएगा ये। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म का जो एक न्यायालय बना। 1560 ईस्वी में गोवा में जो मुस्लिम शक्तियों का बार बार आक्रमण होता था, जो आदिल शाह के नेतृत्व में होता था, उसे ये 1560 में पराजित कर दिया। एशियाई क्षेत्रों को पुर्तगालियों ने एशियाई क्षेत्रों को 3 भागों में विभाजित कर दिया। अफ्रीकी समुद्री तट जो कि मोजाम्बिक के गवर्नर के हाथों में दे दिया, और फारस की जो आपका खाड़ी है वो गोवा के गवर्नर के हाथों दे दिया, और जावा जो मसाला द्वीप है वो आपका मलक्का के गवर्नर के हाथों दे दिया। तो ये था, हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसमें मेनली बात यही देखेंगे। सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में, पेट्रो अल्वारोज केब्राल 1500 ईस्वी में, अल्बुकर्क 1503 में। इसका इंपॉर्टेंट बात सबसे यही है कि कोचिन में पुर्तगाली का केंद्र बनाया। उसके बाद 1505 में आता है, 1509 तक रहता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, पहला गवर्नर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ये ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन सा गवर्नर अपनाया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 में आता है, सेकंड गवर्नर के तौर पर 1515 तक रहता है। इसका इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा जीतता है। और फिर क्या कहता है? मुस्लिमों के प्रति कठोरतापूर्ण और सती प्रथा पर रोक लगाया, और इसे ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जो पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है, और अल्बुकर्क को जो आपका पुर्तगाली शक्ति का नींव डाला जाता है उसे यह कहा जाता है। उसके बाद नीनो डी कुन्हा का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अब गोवा को मुख्यालय बनाता है, और फिर इसमें गोवा को मुख्यालय बनाता है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका।
और फिर जुआ द कास्त्रो जो गोवा के सभी मंदिरों को ध्वस्त करता है। 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय बनाता है और 1560 ईस्वी में ही जो गोवा पर मुस्लिम शक्तियों का जिसमें नेतृत्व करता था आदिल शाह, जिसका बार बार आक्रमण होता था, उसे ये पराजित करता है और एशियाई क्षेत्रों को 3 भागों में विभाजित करता है। तो इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट, हम जहाँ टिक लगाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कि जो एशिया पुर्तगाली है, पुर्तगाली कंपनियों का जैसे भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, उसका फिर ये विनाश कैसे हुआ, मतलब पतन कैसे हुआ। तो पतन में हम लोग 3-4 बात ध्यान रखेंगे। पतन में हम लोग 3-4 बात ध्यान ये रखेंगे कि जो यूरोपीय और भी व्यापारिक कंपनियां थे, ये आपस में ही ये लोग लड़ाई, जैसे कि अंग्रेज, डच, इन लोगों के साथ ये आपसी में ही लड़ाई होती थी। तो फिर इसकी वजह से वो मतलब कमजोर पड़ता गया। दूसरा है कि इनके जो ये पुर्तगाली के जो आपका मतलब ये थे एम्प्लॉय कहिए या फिर साथ देने वाले थे, तो वो लोग एक मार काट भी करते थे, फिर लुटेरे भी करते थे। उस लुटेरे को फिरंगी का भी नाम दिया गया है। और भारत की तुलना में अब जो पुर्तगाली है वो ब्राजील की तरफ फोकस करने लगा, तो भारत से ध्यान हट के ब्राजील की तरफ गया। तो ये सब कुछ कारण है जो यहाँ से उसको भारत से उसका पतन हो गया। अब पुर्तगाली का प्रभाव जैसे कि अनानास, लौकी, पपीता, काजू, शरीफा, अमरूद, ये सब मूंगफली, सूरजमुखी, ये सब जो फल है या फिर ये सब जो सब्जियां हैं, तंबाकू की खेती, ये सब पुर्तगाली से आया है। यहाँ पे ये नहीं था, इसीलिए भारत देश में इसके जो है नई फसलों के नाम से जाना जाता है। 1556 में ये प्रिंटिंग प्रेस का जो आपका मतलब प्रचलन हुआ भारत में, वो आपका पुर्तगाली का ही देन है। कुछ देन है जो नई फसलों का मतलब जो जन्म देके गया भारत में, ये पुर्तगालियों का देन है। 1556 में प्रिंटिंग प्रेस देके गया। और फिर कैथोलिक ईसाई धर्म का जो एक मतलब ये था, क्या कहें उसको, वैधानिक बुक था, वो गोवा में उसका मतलब प्रकाशित किया गया। तो ये सब कुछ था जो भारत में उसका प्रभाव भी हुआ और पतन का कारण भी हम लोग देखे। तो इसके साथ आपका ये पुर्तगाली खत्म होता है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अगले देश के जो कंपनी है, डच है, अंग्रेज है, और फिर जो भी एक एक करके हम लोग देखेंगे। थैंक यू।